खुशाल दास यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र का बहुत ही उच्च श्रेणी का शिक्षण संस्थान है। इस यूनिवर्सिटी में हाईली एजुकेटेड शिक्षक पढ़ाते हैं। अगर आप अपने जीवन में उज्जवल भविष्य चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आपको खुशाल दास यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। हेलो सर, आप ऑनलाइन आ जाइएगा। जी जी। खुशाल दास यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र का बहुत ही उच्च श्रेणी का शिक्षण संस्थान है। इस यूनिवर्सिटी में हाईली एजुकेटेड शिक्षक पढ़ाते हैं। अगर आप अपने जीवन में उज्जवल भविष्य चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आपको खुशाल दास यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। Welcome to all the participants and guests in the research methodology workshop, 5 days research methodology workshop. Now, it is designed for the especially for research scholars regarding research methodology, different type techniques, different techniques. Now, I want to invite Dr. Rajesh Kaswa, Director of Research, SKD University, Hanumangarh Junction. Over to. Thank you, Dr. Radheshyam ji. Thank you, A warm welcome on the behalf of Board of Management, Sri Kushal Das University, Honorable Vice Chancellor, Honorable Registrar and my staff colleague. आज की इस ऑनलाइन वर्कशॉप का पहला दिन है। ये 5 डे ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें आज हमारे साथ एक महान शख्सियत, जिनका अगर मैं बायोडाटा पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो पूरा सेशन ही चला जाएगा, प्रोफेसर SD पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका इस ऑनलाइन वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खुशाल विश्वविद्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुनील दत्ता जी, जिनका एक लंबा टीचिंग एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है, 32 साल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में उन्होंने अध्यापन किया है, रिसर्च किया है। उनका एकेडमिक लगभग उनके 28 स्टूडेंट्स उनके अंडर PhD कर चुके हैं, 94 स्टूडेंट्स PG के डिजिटेशंस कर चुके हैं और MPhil कर चुके हैं, और उनके जो पब्लिश्ड हैं रिसर्च पेपर हैं अराउंड 127 उनके रिसर्च पेपर हैं, और विभिन्न फैकल्टी उन्होंने विभिन्न कमेटी में काम किया है। पूरे राजस्थान में उनका नाम है। वो राजस्थान बोर्ड स्कूल एजुकेशन अजमेर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर भी रहे हैं, और इंटरनेशनल जर्नल्स में वो एडिटोरियल बोर्ड में रहे हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप रही हैं, और उन्होंने बहुत सी देशों की यात्रा भी इस क्रम में की है। तो आज के इस लाइव सेशन में हम उनका यहाँ पहुंचने पर उनको साथ जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इससे पहले मैं सभी रिसर्च स्कॉलर से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपना फेसबुक पेज पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों तक ये लाइव सेशन पहुंचाने का काम करें। जितने भी मेरे साथी स्टाफ मेंबर्स जो भी यूट्यूब और फेसबुक का जो SKD यूनिवर्सिटी का पेज है उस पर ये लाइव सेशन चल रहा है, उसमें सभी आगे से आगे इसको शेयर करने का काम करें, और जो अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस लाइव सेशन में जुड़ने का काम करें। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा प्रोफेसर सुनील दत्ता पुरोहित जी को कि वो आज की इस लाइव सेशन को कंटिन्यू करें। प्रोफेसर सुनील दत्ता जी। धन्यवाद डॉक्टर कसवा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू thank the administration of Sri Kushal Das University, especially the president and the director research, for inviting me to share my experience related to research for the future generation of the research students. I am especially thankful to
our student Dr. Radheshyam Godara for connecting me to the university for this very important and wonderful event that is being organized for 5 days. As we all know that research has become very, very important, and the relevance of research we have very recently experienced during the COVID days, when our scientists have been able to produce a vaccine within a period of 1 year, which was unbelievable, because in most of the other cases we have seen that vaccine production required more than 10 years in the past. So our students, our young generation, our young faculty members, and the research scholars in different disciplines require a special training to have a better research activity with full involvement and achievement of the purpose. With that aim, this workshop has been planned for 5 days, and I am privileged enough to be the first speaker on this occasion. The topic of my today's presentation is conceptualization of research idea and development of research aptitude. It's a very important aspect which basically should be conceived in the beginning of the choosing the career in research. And I would like to start with sharing my screen. Can you see this slide? नहीं सर, अभी आपका ही चित्र आ रहा है. So somebody has to help me, because on my it is. I would like to start with sharing my screen. Can you see this slide? नहीं सर, अभी आपका ही चित्र आ रहा है. So somebody has to help me, because on my. कोई डॉक्टर साहब कंटिन्यू कर दें. अगर शेयर में उसमें स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं. थोड़ा मीडियम भी हिंदी रखें साथ में मिक्स. हाँ, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके बिना तो कुछ फायदा नहीं है. सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. स्क्रीन आपकी शेयर हो गई थी अभी. डॉक्टर साहब कंटिन्यू कर दें. अगर शेयर में उसमें स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हैं. थोड़ा मीडियम भी हिंदी रखें साथ में मिक्स. हाँ, वो तो मैं कर दूंगा. रघुनाथ जी थोड़ा सपोर्ट करें सर को, कोई दिक्कत है? हाँ मैं अभी कर रहा हूँ. सर आप शेयर किए थे, अभी आपका आ गया था, आपने शेयर किया थे. आप मुझे सीक्वेंस में गाइड कीजिए. आप सर आपके स्क्रीन में नीचे सर शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर स्क्रीन. हाँ, ये मैं कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन. हाँ करिए सर उसको. शेयर स्क्रीन. उसमें ऑप्शन आ रहा होगा कि सर क्रोम करना है या फिर कैसे करना है, सारा आपके अंदर आ रहा होगा, आपका एंटायर विंडो आ रहा होगा आपके पास. हाँ सर अभी आ गया है. हाँ सर आ रहा है. हाँ सर अभी आ गया. यस सर. अब देख रहे हैं आप? हाँ जी सर. यस सर, क्लियर है. ओके ओके, थैंक यू. तो ये 5 दिन की वर्कशॉप जिसको हम शुरू कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी को फोकस करते हुए, इसका जो पहला जो ये लेक्चर है,
It is about conceptualization of research idea and development of research aptitude. बेसिकली जो रिसर्च स्कॉलर या कोई भी सुपरवाइजर या यंग फैकल्टी मेंबर जब किसी नई टॉपिक पर रिसर्च शुरू करते हैं तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि रिसर्च आइडिया कहाँ से पिकअप किया जाए, और अगर हम रिसर्च आइडिया प्रॉपरली पिकअप करते हैं तो हमें प्रॉपर रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करने की जरूरत होती है। और इसी बात को हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए ये लेक्चर शुरू कर रहे हैं। We start with asking a question, what is the purpose of higher education? यानी उच्च शिक्षा में हमारा क्या उद्देश्य है, what is the purpose of higher education? और विशेष तौर पर what is the role of university and colleges, यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का इसके अंदर क्या भूमिका है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। वैसे तो हम एक दार्शनिक रूप से ये बात जानते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति बनने का कार्य एजुकेशन के माध्यम से संभव होता है, मेकिंग ऑफ ए बेटर ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर हम एकेडमिशियन की दृष्टि से सोचें, इफ यू लुक एट द एकेडमिक पार्ट ऑफ इट, देन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर मेंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। यानी जब तक हमारी यूनिवर्सिटी कोई भी नई नॉलेज क्रिएट नहीं करती है तो हमारी यूनिवर्सिटी का पर्पस पूरा नहीं होता है। और नई नॉलेज क्रिएट करने का माध्यम केवल और केवल एकमात्र माध्यम है जिसको हम रिसर्च या अनुसंधान कहते हैं। सो यूनिवर्सिटीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, सो वी हैव टू फोकस आवर अटेंशन टू द रिसर्च एक्टिविटी, जिसकी वजह से हम नई नॉलेज का सृजन कर सकेंगे। रिसर्च इज बेसिकली नोइंग व्हाट इज नॉट नोन। जो ज्ञात नहीं है उसको लोगों को ज्ञात करवाना ही रिसर्च है। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू मेक पीपल नो व्हाट इज नॉट नोन टू देम। और ये चीज हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिस्कवरी और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंशन। देयर इज ए डिफरेंस। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क है। डिस्कवरी यानी आविष्कार वो है जो पहले से एग्जिस्ट करता है लेकिन हमें मालूम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कि सेब ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, ये पहले से एग्जिस्ट करता था, ये पहले से नोन, पहले से होता था ये फिनोमिनन, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं था। और आइजैक न्यूटन ने हमें ये पहली बार बताया कि ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज डिस्कवरी। नोइंग व्हाट इज नॉट नोन, पहले से ये मौजूद तो था लेकिन हमें ज्ञात नहीं था। लेकिन इन्वेंशन वो चीज है जिसमें नई चीज का निर्माण किया जाता है, जैसे हवाई जहाज का निर्माण, चाहे वो मोबाइल फोन का निर्माण, चाहे वो आपका बल्ब का निर्माण, या कोई भी ऐसा सामान, टेलीविजन, ये सारे इन्वेंशन है। बट ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं? व्हाई डू वी रिसर्च? क्योंकि रिसर्च हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। डिस्कवरी कैसे की जाए, आविष्कार कैसे किए जाए, वो हमें अन्वेषण की विधियां सिखाती है, एनालिटिकल स्किल सिखाती है, हमें सोचने की तरीके सिखाती है, थॉटफुलनेस, और उपलब्ध डेटा के आधार पर जजमेंट करने का हमें अवसर प्रदान करती है। सो वी आर एबल टू मेक जजमेंट, और हम हमारे जजमेंट के पक्ष में आर्ग्यूमेंट देने की स्थिति में होते हैं, हम तर्क दे सकते हैं। और दूसरा, हम इस पूरे प्रोसेस में इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो हम सीख जाते हैं। यानी रिसर्च हमें डिस्कवरी का मेथड सिखाती है, एनालिटिकल स्किल सिखाती है, थॉटफुलनेस सिखाती है, जजमेंट सिखाती है, आर्ग्यूमेंट सिखाती है, और इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक
डेवलप करने के तरीके सिखाती है. सो वी गेट बेनिफिटेड बाय डूइंग रिसर्च इन मोर देन सेवरल वेज. लेकिन एक अच्छी रिसर्च के लिए एक हर एक विद्यार्थी को या एक नए अनुसंधानकर्ता को सोचना चाहिए, और सोचने में भी जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, unless we ask question, we are not able to find answer to those questions. And it is always necessary, हमेशा आवश्यक है कि हम आउट ऑफ फ्रेम थिंकिंग करें. यानी जो दूसरे सोचते हैं उससे हम जब तक अलग नहीं सोचेंगे तब तक हम एक अच्छी रिसर्च उत्पन्न नहीं कर सकते. So it is necessary for thinking and asking questions. So every research scholar, every research supervisor, everybody who is into the research career must look into the process of thinking and asking question. जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक हम उसके उत्तर नहीं खोजेंगे, और वो प्रश्न भी ऐसे होने चाहिए जो दूसरों ने पहले से ना सोचे हों. रिसर्च सामान्यतः दो प्रकार की है, जिसको हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं या फिर हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं. इन एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज they are conducted mainly in science subject because they are basically verifiable and based on certain experiments. यानी विज्ञान में अधिकतर हम जो काम करते हैं कुछ अपवादों को छोड़ करके हम विज्ञान में हर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और कुछ डेटा जनरेट करते हैं और उस डेटा के आधार पर हम हमारा इंटरप्रिटेशन बनाते हैं. लेकिन कुछ ऐसी रिसर्च होती है जिसको हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं. ये एनालिटिकल या लिटरेरी स्टडीज जो हैं वो आर्ट टाइप के सब्जेक्ट्स में होती है, जो थ्योरेटिकल हो सकती है और जिनके आधार पर केवल इंटरप्रिटेशंस ही निकाले जाते हैं. दे डोंट रिक्वायर एनी एक्सपेरिमेंटल सेटअप. That means there may be two possibility of the type of research. One can be an empirical research or it can be an analytical research. Now, how to choose area of research? यानी आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, उसको आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसका कैसे आप जो है चयन करेंगे. तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि आपके मन में खुद में ही कोई ऐसा विचार है जो प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से आपके दिमाग में कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि मैं ये चीज जानना चाहता हूं. तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो आप रिसर्च एरिया को चूज करने में आपको मदद करता है. और दूसरा जो सबसे सरल और सबसे उपयोग में लाया जाने वाला तरीका है वो है लिटरेचर सर्च के माध्यम से. यानी आप लाइब्रेरी में जाएं, आप इंटरनेट पे जाएं, आप सर्च इंजिन्स का इस्तेमाल करके खूब सारा लिटरेचर पढ़ें, और उस लिटरेचर में जो गैप है, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर लिटरेचर में उपलब्ध नहीं है, उन गैप्स का आइडेंटिफिकेशन करें और उन आइडेंटिफाइड गैप्स को आप एरिया ऑफ रिसर्च बना करके आगे बढ़े. सो वेयर टू स्टार्ट? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रीड रीड एंड रीड. A research scholar is supposed to be always engaged in reading. Reading is the backbone of the process of thinking. If you read more, you think more. And you think more, you have more ideas in research. दूसरा, डिटेल्ड लिटरेचर सर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लिटरेचर में जाकर के अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट में खूब सारा लिटरेचर स्टडी करें. Even by attending seminars, conferences and presentations, you get certain ideas, new ideas, which you can develop into a research idea for your own research. कई बार आप अपने मित्रों से या अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे डिस्कशन करके कुछ सब्जेक्ट एरियाज चूज कर सकते हैं, और कई बार आप अपने आप से लिटरेचर में प्रश्न पूछ करके आप अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं. So whenever you start as a research scholar or a researcher, you have to develop the habit of reading, searching literature, attending seminar, conferences, presentations, engaging yourself in discussion with peers and seniors, and asking questions. These are some of the most important things which one has to
develop as a research person. So now when you go for review of literature, जब आप लिटरेचर का रिव्यू करते हैं तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं. One option is primary sources, the other is secondary sources, and third is tertiary sources. Now, the primary sources are the most important sources for conceptualizing your research, because these are the original research papers and studies conducted by the original research workers. Now, here in these papers, an author or a group of authors will describe detailed methodology, the materials and methods, how experiments were conducted, why this study was made, what was the outcome of the study, and where the gaps have been left. So primary sources of literature are very very important. ये सबसे जरूरी है. और जब कभी भी कोई भी रिसर्च स्टूडेंट अपना लिटरेचर सर्च करता है तो उसका पहला काम है कि वो प्राइमरी सोर्सेज को टारगेट करे. उसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी सोर्सेज का, जिसमें हम रिव्यू आर्टिकल्स की बात करते हैं. देयर आर सो मेनी रिव्यू आर्टिकल्स, देयर आर सो मेनी बुक चैप्टर्स, देयर आर सो मेनी समरीज पब्लिश्ड इन द लिटरेचर. Basically, secondary sources of literature put together necessary information which has been published in last 5 to 10 years. यानी आपको प्राइमरी सोर्सेज पे कुछ अगर इंफॉर्मेशन ना मिलती हो तो आपको सेकेंडरी सोर्सेज में उसका एक रिव्यू मिल सकता है. बट इन द रिव्यू आर्टिकल्स जो एक वीकनेस है, जो एक डेफिशिएंसी है, वो ये है कि आपको रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, जो मटेरियल्स एंड मेथड्स जो है, जो प्रोसेस ऑफ रिसर्च जो की गई है, उसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, देन लिटिल लेस इंपॉर्टेंट इज दिस. And tertiary sources are mostly not very relevant because they are the textbooks in which most of the researches are quoted in a very brief. So textbooks are not the correct sources for consultation for the review of literature. So most of the researchers should focus on primary sources and, if necessary, the secondary sources. Now, it is very clear, the more one knows about a particular field, कोई भी आदमी जो अपने विषय के बारे में जितना जानता है, he is more able to detect gaps. उसको ये जानकारी होती रहती है कि कहाँ पर प्रश्न अन उत्तरित रह गए हैं, और वहां पर वो उन प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करके और उसके बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. So the more one knows about a particular field, the more is one able to detect gaps in it and to recognize problem areas that require investigation. तो आप जितना पढ़ेंगे उतने ही आपको ज्यादा अच्छी तरीके से गैप एरिया समझ में आएंगे और आपके लिए आसानी होगी कि आपको प्रॉब्लम को कैसे चूज करना है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. जब आप रिसर्च टॉपिक कंसेप्चुलाइज करते हैं तो जो गैप एरियाज हैं वो 2-3 तरह के हो सकते हैं. एक गैप एरिया तो हो सकता है बाय टॉपिक, यानी ऐसा कोई भी विषय जो नहीं देखा गया है अभी तक, वो आपके लिए एक रिसर्च टॉपिक की शुरुआत हो सकती है. या ऐसी कोई मेथोडोलॉजी जो पुराने लोगों ने किसी ने इस्तेमाल नहीं की है और आप उसको करना चाहते हैं, यानी मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो. और तीसरा, आप ऐसी स्टडी करना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टडी से कंपेयर करके आप एक कुछ नयापन दिखाना चाहते हैं. तो जब आप गैप एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं तो आप टॉपिक के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, आप मेथोडोलॉजी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, और या फिर एक आप कंपैरेटिव स्टडी करने के हिसाब से प्लान कर सकते हैं और उस टॉपिक को लेकर के आप रिसर्च आइडिया बना के आगे बढ़ सकते हैं. एक अच्छे रिसर्चर को बहुत सारे कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए, विशेष तौर पर उस रेस्पेक्ट में कि जिस आइडिया को आप परस्यू करना चाहते हैं रिसर्च में, इज दिस ए गुड आइडिया. और इसको परखने के लिए, इसको जांचने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए हमें पहला प्रश्न पूछना चाहिए, हैज इट बीन डन प्रीवियसली.
क्या ये काम पहले किया जा चुका है? दूसरा, कैन इट बी एड्रेस्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड्स, यानी जो उपलब्ध अनुसंधान की जो विधियां हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इस आइडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, क्या लोगों में ऐसे काम में रुचि होगी, स्पेशली उन लोगों में जो आपके रिसर्च को स्पॉन्सर करता है। स्पॉन्सर करने का मतलब है जो आपकी रिसर्च पे खर्चा करने के लिए तैयार है, बिकॉज एवरी रिसर्च रिक्वायर्ड सम मनी। चौथा ये है कि क्या ये फिजिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, यानी व्यावहारिक रूप से ये संभव है, क्या ये किया जा सकता है जिस आइडिया को मैं लेके चल रहा हूं। और पांचवा, क्या इसके लिए कोई फंडिंग उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि फंडिंग केवल तभी उपलब्ध होगी जब आपके आइडिया में कोई ताकत होगी, इसमें कोई पोटेंशियल होगा, उसका कोई फ्यूचर होगा, तभी आपके आइडिया को जो है कोई भी अप्रिशिएट करके उसको फंड करेगा। You have to make your own judgment whether time, effort and expense for tackling a particular problem are justified. यानी आपने जिस प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है उसके लिए जो आप समय खराब कर रहे हैं, उसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो खर्चा कर रहे हैं, क्या वो न्याय संगत है, whether it is justified. Because sometimes you choose a problem where you are repetitively doing the same work which was carried out by others, so you are making lot of efforts in doing the same thing again, and you are involving lot of money by paying required fees and doing research, buying chemicals and other equipments, and you end up with nothing. So you have to think about that your research is being done on a topic where you are properly utilizing your time, effort and expense, and your research is justified. क्या आपकी रिसर्च का टॉपिक वास्तव में रिसर्च के लिए काबिल है? ये तभी संभव होगा ये जांचना, the thorough knowledge of the subject area is of paramount importance in selecting a research topic. जब तक आपको उस विषय के ऊपर पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट एरिया या किसी रिसर्च टॉपिक को प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर आपको ये सोचना चाहिए, क्या आप इस रिसर्च टॉपिक पे जो काम करना चाहते हैं, जो आपने चूज किया है फील्ड ऑफ रिसर्च, ये क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है कि नहीं करता है? डज इट मेक ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द चोजन फील्ड ऑफ रिसर्च? और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि यूनिवर्सिटीज का रोल है क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, और जो न्यू नॉलेज है वो तभी क्रिएट हो सकती है जब आप कुछ अलग करेंगे, एंड therefore your contribution must be significant. तो आपको रिसर्च शुरू करने से पहले इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या आपकी रिसर्च एक सार्थक रिसर्च होगी, और आपने जो फील्ड चूज किया है उसमें जो वर्तमान में हमारा ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। अगर ऐसा होता है तो ही आपकी रिसर्च की कोई उपयोगिता है। आप हमेशा इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहें जो आपके एक्सपर्ट्स हमेशा आपसे पूछेंगे। The question that an expert will always ask to evaluate your work, वो ये पूछेंगे आपसे, was there a problem to be investigated? यानी आपने जो रिसर्च टॉपिक लिया वास्तव में उसमें कोई समस्या थी, और क्या आपने ये जो काम किया है उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई मदद की है? ये प्रश्न आप हमेशा आपसे एज ए रिसर्चर पूछा जाएगा। तो आपको ये देखना जरूरी है कि जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की है वो वास्तव में जरूरी थी जिसका इन्वेस्टिगेशन होना था, और क्या आप सफल हुए हैं उस इन्वेस्टिगेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसलिए जब भी आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब लिखें, तो कीप देम सिंपल, उनको सरल रखें। और उस सरलता में जो पहला जो सिंपल का जो एस है, इसका मतलब है स्पेसिफिक, यानी आप बिल्कुल स्पेसिफाइड हो जाएं, विशेष किस चीज पे को आप फोकस करना चाहते हैं। आप वेग नहीं हो सकते, आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते। दूसरा, इसकी इमीडिएट रेलेवेंस क्या है, वाई डू दिस प्रोजेक्ट नाउ, यानी अभी आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उसकी आज की वैल्यू क्या है,
उदाहरण के तौर पर आज की तारीख में आप ये देखेंगे कि कोविड के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है बिकॉज इट इज ऑफ इमीडिएट रेलेवेंस। तो दुनिया के तमाम लोग कोविड के बारे में रिसर्च करने में लगे हुए बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टुडे। दूसरा, जो आप रिसर्च करेंगे क्या वो मेजरेबल होगी? व्हाट डेटा यू विल यू गैदर, यानी आप क्या चीजें इकट्ठी करेंगे जो कि आपके रिसर्च के आउटकम को सपोर्ट करेगी। दूसरा, पी फॉर प्रैक्टिकल, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो रियलिस्टिक और फिजिबल है। क्या आप जिस पे काम कर रहे हैं वो तर्क संगत है, यानी इज इट लॉजिकल? लॉजिकल का मतलब है कि इज इट गोइंग टू बिल्ड टू अचीव द गोल, यानी आप जो टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उस पे आप वास्तव में सफल होंगे। और दूसरा, इट शुड बी इवेल्युएबल, यानी जिसका इवेल्युएशन किया जा सके, जिसका मूल्यांकन किया जा सकता हो। इट शुड बी सिग्निफिकेंट, और इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका असर है, इसका जो प्रभाव है, इसको कैसे एसेस किया जा सकेगा। इट शुड बी इवेल्युएबल। So whenever you are selecting a topic, you must consider these points which I have tried to describe in the simple terms. हमेशा इस बात पे आप ख्याल कीजिए कि आपकी स्टडी एक बहुत बड़ी पजल की छोटा सा पीस है, यानी यू कैनॉट सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम, बट यू कैन कंट्रीब्यूट इन ए वेरी स्मॉल वे बट सिग्निफिकेंटली। यानी कभी भी आप ये विचार न करें कि आप एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान आप अपने पीएचडी के दौरान कर लेंगे और आप एक नोबेल प्राइज विजेता हो जाएंगे। यानी आप अपनी स्टडी को ये समझें कि मैं जितना भी करूं वो इतना इंपॉर्टेंट हो कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा सी वृद्धि करे। सो एवरी स्टडी इज ओनली वन पीस ऑफ द पजल, और इसको स्टिम्सन ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इवन स्मॉल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न है लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट है तो बहुत सार्थक होगा। इन द ब्रॉड सेंस, मोटे तौर पर, देयर इज नो सच थिंग एज ए ट्राइबल फैक्ट। कोई चीज छोटी नहीं है। ए चेन इज नो स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई चेन ऐसी स्ट्रांग नहीं है अगर उसका एक छोटा सा लिंक छोटा भी वीक होता है। And all facts fit somewhere into the great scheme of the things. यानी an apparently unimportant fact, कई बार ऐसा लगता है कि कम महत्वपूर्ण कोई भी स्थिति है, that can turn out to be important in the hands of scholars or scientists. यानी एक रिसर्च स्कॉलर एक छोटे से छोटा अनइम्पोर्टेंट फैक्ट को भी इम्पोर्टेंट बना करके इतना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकता है जो एक बहुत बड़ी पजल का छोटा हिस्सा हो सकता है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, लेकिन अगर छोटा होकर के वो सार्थक है, अगर वो सिग्निफिकेंट है, अगर वो महत्वपूर्ण है, वो उपयोगी है, वो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में वृद्धि करता है, तो वो एक छोटा सा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टॉपिक सेलेक्ट करें तो पहला प्रश्न ये सोचें कि इज देयर एडिक्वेट सुपरविजन, यानी आपको गाइड करने के लिए सुपरविजन अवेलेबल है। दूसरा, क्या ये टॉपिक आपको पसंद है। तीसरा, क्या ये टॉपिक एक रिक्वायर्ड टाइम में काम पूरा कर सकता है। क्या इसके लिए आवश्यक उपकरण और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध है। क्या आपकी संस्था में लाइब्रेरी की फैसिलिटी सफिशिएंट है। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव्स आप डाल रहे हैं अपनी स्टडी में वो वास्तव में अचीवेबल है। और फिर साथ में ये है कि क्या ये प्रॉब्लम जो है वास्तव में सिग्निफिकेंट है, क्या ये सार्थक है जिससे आप काम करेंगे, जिससे कोई नया आउटकम निकलेगा। जब आप अपना सिनॉप्सिस तैयार करें, जब आप अपना प्रपोजल तैयार करें, तो उसमें ये कुछ चीजें जो है मेंशन होनी चाहिए। वन इज स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी आपकी परिकल्पना क्या है, इसके बारे में आप अपना एक स्टेटमेंट, एक वक्तव्य उसमें देंगे। स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशन, आप क्या मानते हैं कि आप जिस रिसर्च को करेंगे उसका परिणाम क्या होगा। आपको ये भी लिखना है कि मेरी इस स्टडी में संभावित
लिमिटेशंस, यानी क्या ऐसी संभावना है जिसमें कुछ कमी रह सकती है। जो भी आप अपनी टर्म्स यूज करें उनको पूरी तरह से डिफाइन करें ताकि एक आम आदमी इसको समझ सके। आपकी रिसर्च डिजाइन जो है एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और आप अगर मान लीजिए कोई डेटा संकलन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चनर बना रहे हैं, कोई सैंपल्स ले रहे हैं, कोई पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस पॉपुलेशन और उसके सैंपल्स को डिस्क्राइब करें, यानी प्रॉपर मटेरियल एंड मेथड्स को डिस्क्राइब करें। गलती की होने वाली किसी भी संभावनाओं को कैसे आप कम कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, ये आप देखें। और लास्ट में आप जो जनरेट होंगे डेटा, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी जो है विश्वसनीयता और उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी वैधता को आप कैसे जज करेंगे, ये तमाम चीजें आपके सिनॉप्सिस का पार्ट होना चाहिए, तभी आपकी सिनॉप्सिस एप्रोप्रिएट होगी। अगर आपकी प्रॉब्लम में एम स्पेसिफिक नहीं है, विशिष्टता से नहीं लिखे हुए हैं, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एम के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, सम टाइम पीपल मेक ऑब्जेक्टिव्स टू एम्बिशियस, टू मच ऑफ वर्क प्रपोज्ड। उनको ये पता नहीं होता है कि ये हम काम जो प्रपोज कर रहे हैं वो कितना ज्यादा है और कितना मुश्किल है, दुश्वार है। उस काम को हम करने का प्रपोजल देते हैं तो ये आपका जो इवेलुएट करने वाला है उसको पता लग जाता है कि कैंडिडेट को मालूम नहीं है कि ये काम इतने कम समय में नहीं हो सकता है। अगर आपका फोकस क्लियर नहीं है, आप डिफ्यूज्ड, यानी आपको डाइल्यूटेड फोकस है, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपके एम लिमिटेड है और फ्यूचर में इसके आगे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो भी आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है किसी काम का नहीं। नाइदर सिग्निफिकेंट नॉर एक्साइटिंग नॉर न्यू रिसर्च, यानी आपकी रिसर्च में कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने की संभावना नहीं है, न आपकी रिसर्च में कोई ऐसा उत्साहजनक कार्य करने की पॉसिबिलिटी है। जो आप प्रपोजल दे रहे हैं उसका कोई रेशनल नहीं है, और इंक्रीमेंटल एंड लो इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च, यानी आपके जो भी आप रिसर्च करेंगे अगर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा तो उस रिसर्च करने का कोई मीनिंग नहीं है। और इसीलिए अधिकतर रिसर्चेज रिजेक्ट कर दी जाती है, और वो उस रिजेक्ट करने का जो रीजन है, या तो उसका आउटकम नेबुलस है, यानी अनक्लियर है, अस्पष्ट है। ऑब्जेक्टिव्स आर ग्लोबल, यानी आप पूरी दुनिया का काम एक जगह करना चाहते हैं, रादर देन स्पेसिफिक। मेजरेबल नहीं है, आप उनका जो है मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अचीवेबल एक्टिविटीज नहीं है, यानी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते उन ऑब्जेक्टिव्स को। कुछ में तो ऐसा है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सत्यता से बहुत दूर है, दे आर क्वेश्चनेबल, और समटाइम योर टॉपिक इज कंफ्यूजिंग, नॉन स्पेसिफिक, नॉन मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। और कई बार आप ऑब्जेक्टिव्स को एक्टिविटीज के रूप में लिख देते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो वन हैज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। आप क्या करेंगे वो अलग विषय है, और अचीव क्या होगा वो अलग विषय है। तो आपके टॉपिक का, आपके सिनॉप्सिस का, आपके रिसर्च प्रपोजल का रिजेक्शन होने के ये महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि a common problem is to be too ambitious or to choose a topic which is far too broad and vague, यानी आपके टॉपिक इतना एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, या फिर आपने ऐसा टॉपिक चुना है जो बहुत ब्रॉड है, बहुत वेग है, तो ऐसे टॉपिक्स का सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बैड सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स फॉर ए पीएचडी थीसिस। किसी पीएचडी थीसिस के लिए एक खराब टॉपिक क्या हो सकता है, उसका बढ़िया उदाहरण है। जैसे पॉल्यूशन स्टडीज ऑन द फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब आप ये देखिए कि इट इज टू एम्बिशियस स्टडी। पहली बात हम कह रहे हैं पॉल्यूशन स्टडी, तो हम यहाँ पर पॉल्यूशन में ये नहीं बता रहे हैं कि हम किस तरह के पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एंड अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी टू ब्रॉड। फिर हम कह रहे हैं फ्रेश वाटर लेक्स, यानी जितनी भी, और वो भी कहाँ, उत्तरी भारत के तमाम जो वाटर
फ्रेश वाटर लेक्स हैं, उन तमाम झीलों के स्वच्छ पानी का प्रदूषण की स्टडी करेंगे. इट इज ए वेरी ब्रॉड टॉपिक एंड अनअचीवेबल, एंड सच काइंड ऑफ टॉपिक्स आर जनरली रिजेक्टेड. एक दूसरा टॉपिक जैसे मैं बताऊं आपको, स्टडीज ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ लायंस इन इंडिया, यानी भारत के शेरों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अध्ययन. अब आप ये सोचिए कि कैसे तो लायंस का डीएनए निकाला जाएगा, पूरे भारत के लायंस को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जाएगा. दिस इज टू एम्बिशियस प्रोजेक्ट. एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, स्टडीज ऑन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ग्लाइसिन मैक्स एंड विसिया फाबा with fly ash and cow dung amended soil from tribal areas of Rajasthan. यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हम ग्रोथ एंड यील्ड, जिसमें ग्लाइसिन मैक्स और विसिया फाबा की स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें हम फ्लाई एश और काउ डंग को अमेंड करेंगे. काउ डंग इज अनडिफाइंड मीडियम, क्योंकि काउ डंग कैसा भी हो सकता है. और यहाँ पर प्रपोजल ये कह रहा है कि हम वो सॉइल इकट्ठी करेंगे जो ट्राइबल एरिया में होगी. तो क्या ट्राइबल एरिया की सॉइल जो है दूसरे एरिया की सॉइल से डिफरेंट होगी, और वो पूरे राजस्थान में स्टडी करना चाहेंगे. सो दिस इज अगेन ए वेरी वेरी वेग टॉपिक एंड अनएक्सेप्टेबल. नीचे आप फिर एग्जाम्पल देखिए, स्टडीज ऑन डिजीजेस अफेक्टिंग व्हीट एंड देयर कंट्रोल, यानी गेहूं की विभिन्न प्रकार की बीमारियां और उनका नियंत्रण. अब कितनी तरह की बीमारियां हैं, फंगल डिजीजेस है, बैक्टीरियल डिजीजेस है, वायरल डिजीजेस है, माइकोप्लाज्मा डिजीजेस है, फाइटोप्लाज्मा डिजीजेस है. इसी प्रकार से स्टडीज ऑन द होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट, कितने तरह के इन्फेक्शन हैं और कितने तरह की, ये भी सारे वेग हैं. अगर अच्छा उदाहरण हम जानना चाहते हैं तो स्टडीज ऑन द केमिकल कंट्रोल ऑफ व्हीट रस्ट इन राजस्थान. दिस इज द बिफिटिंग टॉपिक, कि आप केमिकल्स का इस्तेमाल करके गेहूं में होने वाले कित रोग का राजस्थान में अध्ययन करना चाहते हैं. दिस इज द राइट टॉपिक. सो यू मस्ट अवॉइड ऑल सच काइंड ऑफ टॉपिक्स टू अवॉइड रिजेक्शन. जब भी किसी नए रिसर्च स्टूडेंट को यह प्रश्न पूछा जाता है, why do you want to join PhD and why did you join PhD, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनसे ये पूछा जाता है, जो नहीं करने वाले हैं उनको ये पूछा जाता है आप क्यों करना चाहते हैं. और आप ये देखिए कैसे आंसर हैं. कुछ ये कहते हैं बिकॉज आई हैव पास्ड नेट और रेट. दूसरा, आई वांट टू गेट एन एडवांस डिग्री. आई हैव नथिंग टू डू अदर देन दिस आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास. I have to get promotion in my job because it is basic requirement for the job that I am seeking. I want to improve my social status. I want to see a prefix doctor before my name, and this will improve my matrimonial prospects. ऐसे ऐसे उत्तर विद्यार्थी अलग अलग कार्यक्रमों में जहां अटेंड किए हैं वहां पर देते हैं. लेकिन ये कोई भी रेलेवेंट आंसर नहीं देता है दैट आई वांट टू परस्यू माय करियर इन रिसर्च. दिस इज द मोस्ट बिफिटिंग एंड प्रॉपर आंसर, दैट व्हाई यू जॉइंड PhD और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन PhD. द पर्पस शुड बी दैट आई वांट टू परस्यू माय करियर इन रिसर्च. Mind this, PhD is not a mere degree. It is a license for doing independent research. PhD केवल एक मात्र डिग्री नहीं है, ये एक लाइसेंस है, आप अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अनुसंधान कर सकते हैं. ए PhD डिग्री में नॉट मेक यू ए सक्सेसफुल रिसर्चर. आपको एक सफल अनुसंधानकर्ता PhD डिग्री नहीं बना सकती. ये आप अच्छी तरह से बात को समझने का प्रयास करें. केवल नेट और रेट पास करना अच्छी रिसर्च करने के लिए सफिशिएंट नहीं, बिकॉज रिसर्च ट्रांसफॉर्म्स यू फ्रॉम ए स्टूडेंट टू ए स्कॉलर. यानी जो अनुसंधान है वो आपके जीवन में परिवर्तन पैदा करता है. आप एक विद्यार्थी से एक स्कॉलर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. और ये तभी संभव है जब आप एक अच्छे रिसर्चर के रूप में अपने आप को स्थापित करें.
आपने जाना होगा कि पीएचडी की जो फुल फॉर्म है वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट इन विच यू गेट ए डिग्री, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो, कंप्यूटर में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी में हो. And the holder of this degree is an authority in full command of a given subject right up to the boundaries of the current knowledge and able to extend them. यानी एक पीएचडी स्कॉलर अपने सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञाता होता है और उसका जो ज्ञान है वो अभी करंट बाउंड्रीज हैं अपने सब्जेक्ट एरिया की, उसके अंतिम छोर तक होती है. The holder of this degree is an independent thinker who develops his or her own philosophical views on the subject of research. यानी जिसके पास पीएचडी की डिग्री है वो खुद अपने आप में उस विषय पे जिसका वो ज्ञाता है अपनी खुद की अपनी एक अलग स्वतंत्र सोच रखता है और तभी किसी भी पीएचडी डिग्री प्राप्त करने की एक वैल्यू हो सकती है. So pursue your scientific ideas for the sake of science. और यहां पर मैं ये रिप्लेस करूं अगर दूसरों के लिए, pursue your research ideas for the sake of research, not for award, appreciation or application. यानी ये मत सोचिए कि आपको कोई पुरस्कार मिलेगा, आपको कोई तारीफ करेगा या इसका कोई एप्लीकेशन होगा. ऐसी दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी रिसर्च से कितना बड़ा आगे जाकर के सार्थक परिणाम होगा. Some legendary scientists and their contributions. आप ये देखिए, एंटोनी वॉन लियोनहॉक was never a scientist. वो एक कपड़े का व्यापारी था. And he discovered bacteria. और एक नई ब्रांच पैदा हो गई माइक्रोबायोलॉजी. उसको कोई अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उस समय नोबेल प्राइज होता ही नहीं था. But he has created significant contribution by establishing a new branch of science that is microbiology. लुई पास्चर, जिसने पास्चराइजेशन का डिस्कवरी की, आज डेयरी इंडस्ट्री और प्रिजर्वेशन की सारी इंडस्ट्री लुई पास्चर के कंट्रीब्यूशन पे आधारित है. लेकिन लुई पास्चर ने ये नहीं सोचा था कि उसके द्वारा डिस्कवर किया गया पास्चराइजेशन का, पास्चरीकरण का प्रोसेस आगे जाकर के कहाँ उपयोग होगा. ग्रेगोर मेंडल तो एक पादरी था जिसका इंटरेस्ट जो है वो जेनेटिक्स में था और आज हम हेरिडिटरी के बारे में जितना भी जानते हैं वो ग्रेगोर मेंडल की बदौलत है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कभी मालूम नहीं था कि ही इज गोइंग टू डिस्कवर ए वंडर एंटीबायोटिक विच विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स. और आज एंटीबायोटिक्स जितने भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसका श्रेय सारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है. सीवी रमन ने जब रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, किसी को नहीं पता था कि अल्टीमेटली इट विल गो इनटू डेवलपमेंट ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. कैरी मुलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डिस्कवरी किया. आज आपको मालूम है कि आरटीपीसीआर जो वायरस के डिटेक्शन में यूज किया जा रहा है उसका मेन आधार जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो कैरी बी मुलिस ने डिस्कवर किया था 1993 में, जिनको नोबेल प्राइज मिला. और आज हमारे कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए इट इज द ओनली एंड ओनली कंफर्मेटरी मेथड. इसामू आकासाकी और जो दूसरे लोग थे जिन्होंने ब्लू लाइट एलईडी का डिस्कवरी की, 2014 में उनको नोबेल प्राइज मिला. और आज आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में एलईडी लाइट्स और एलईडी स्क्रीन का यूज हो रहा है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इसामू आकासाकी. लेकिन इन तमाम लोगों को जब इन्होंने ये चीजें डिस्कवर की तो इनको ये नहीं मालूम था कि आगे जाकर के इनका क्या एप्लीकेशंस होगा और पूरी दुनिया में इनकी कितनी उपयोगिता होगी. तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, पिछली स्लाइड में जैसे मैंने आपसे कहा, pursue your scientific ideas or research ideas for the sake of research, not for award, appreciation or application. और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि let PhD degree be the by product of your research. आप अनुसंधान करते जाएं और जब आपके पास सफिशिएंट डेटा जनरेट हो जाए तो आप पीएचडी की थीसिस के लिए इसको सबमिट कर दें. सो लेट इट बी ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर रिसर्च. लेकिन ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. और ऐसा करने के लिए आपके अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा.
क्योंकि जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, रिसर्च के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक आप जो है एक सफल रिसर्चर नहीं हो सकते। और आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, टू बी सक्सेसफुल रिसर्चर व्हाट आई नीड टू डू, यानी मुझे एक सफल अनुसंधानकर्ता होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। 3 C's are important for a good researcher. Curiosity to investigate and question available situation. यानी प्रत्येक अनुसंधानकर्ता, प्रत्येक अन्वेषक क्यूरियस होता है, उसमें जिज्ञासा होती है, वो जानने की कोशिश करता है और प्रश्न पूछता है उपस्थित परिस्थितियों को देखते हुए। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल होती है ताकि उसकी क्यूरियोसिटी को एक आइडिया के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे मैंने आपसे कहा, आइजैक न्यूटन ने जब पहली बार देखा कि सेब नीचे क्यों गिरता है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये थी कि ही मस्ट बी क्यूरियसली ऑब्जर्विंग एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, दैट वाज हिज क्यूरियोसिटी। या जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार पक्षियों को ऊपर उड़ते हुए देखा, तब उनमें ये क्यूरियोसिटी जागृत हुई होगी कि पक्षी उड़ने में कैसे जो है समर्थ हो पाते हैं। और उस बात को जब उन्होंने क्रिटिकली थिंक किया होगा, तो इसके बाद में उन्होंने एक आइडिया क्लियर किया होगा कि अगर हम भी ऐसा करें तो हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका कारण बता सकते हैं। और दूसरा, ऐसे लोगों में वो करेज होता है कि अगर वो बैड और अनयूजुअल आइडियाज भी हैं तो वो उसको परस्यू करने के लिए ताकत रखते हैं। यानी कई बार ये होता है कि आपका आइडिया बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल खराब लगता है, ऐसा लगता है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसे ही लोग आगे जाकर के अपने ग्रेट आइडिया को एक बेटर डिस्कवरी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो नेवर बॉदर whether your idea is treated as bad or unusual idea, because all unusual ideas have led to great discoveries. जापान का एक नोबेल लॉरिएट है ताशुको होंजो, जिसने प्रोग्राम सेल डेथ पीसीडी, यानी आदमी मरना नहीं चाहता है, मरता क्यों है और इस मरने की प्रक्रिया को रोकने का क्या तरीका है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2018 में। और उन्होंने ये कहा कि अगर एक रिसर्चर को सक्सेसफुल होना है तो उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, क्यूरियोसिटी, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए क्योंकि यू हैव टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम, आप एक नई समस्या का समाधान करेंगे। आप में करेज होना चाहिए क्योंकि द न्यू प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, ये नई समस्या है जो मुश्किल है, और इसीलिए तो ये अननोन है, नहीं तो कभी भी ये नोन हो जाती। ये प्रॉब्लम चैलेंजिंग है, यू नीड करेज टू टेक अप चैलेंज टू मेक इट नोन, इसलिए आपको ये चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा। और इस चैलेंज को लेने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको बहुत गहन विचार करना पड़ेगा। टू टेक अप चैलेंज यू नीड टू कंसंट्रेट, और कंसंट्रेशन के साथ साथ आपको निरंतरता बनाए रखना पड़ेगा। टू कंसंट्रेट यू नीड परसिवरेंस एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स, आप लगे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, because all these things will bring confidence in you to accomplish the task. So curiosity, courage, challenge, concentration, continuity, and confidence, these are the 6 traits which Tashuko Honjo has recommended for a successful researcher. और इसीलिए रिसर्चर में फायर फॉर लर्निंग, सीखने की ललक होनी चाहिए, उनमें एक्सपेरिमेंटल स्किल होना चाहिए, उनका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, उसमें पावर ऑफ रीजनिंग होनी चाहिए, कारण ढूंढने के लिए उसकी तार्किक शक्ति चाहिए, और हर विषय को, जिस विषय में वो अनुसंधान कर रहा है, उसको जड़ से जानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द रूट।
किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उसकी मेटिकुलस प्लानिंग जरूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फेथफुल डेटा रिकॉर्डिंग होना चाहिए। डेटा में कोई मैनिपुलेशन, कोई परिवर्तन नहीं होना, जैसे डेटा है वैसे ही रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। और एक अच्छे रिसर्चर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका टाइम प्लानिंग में और काम करने के बीच में कितना यूज हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स व्हिच ए रिसर्चर हैज टू लुक इनटू। और आपने ये देखा होगा, जिससे मैं ये एक कंपैरिजन करने की बात कह रहा हूं, कि हिंदू कॉन्सेप्ट में 5 एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व, जिसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी, और जो कॉस्मिक वर्ल्ड है इन 4 चीजों से, 5 चीजों से मिलकर बना है। अग्नि फायर, वायु एयर, आकाश स्पेस, पृथ्वी अर्थ, एंड जल वाटर। ये युजुर्वेदा में ये पंच तत्व का वर्णन है। और मेरे हिसाब से इन्हीं पंच तत्व से, यानी जो अलग प्रकार से मैंने इसको डिफाइन किए हैं, एक सच्चे रिसर्चर के लिए थिंकिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग and interaction, these are 5 important elements for development of aptitude in research. और एक अच्छा रिसर्चर अगर इन 5 गुणों का समावेश करके उनमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकता है, तो he can be a very successful researcher in my mind. So these are thinking, reading, writing, speaking and interaction. क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको नए आइडियाज आते हैं। रीडिंग ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, सो स्पेंड टाइम फॉर रीडिंग, लाइब्रेरी कंसल्टेशन एंड अपडेट योर सब्जेक्ट नॉलेज। रीडिंग मेक्स ए फुल पर्सन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी पर्सन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट पर्सन। यानी आप पढ़ते हैं तो आप पूरा इंसान होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं तो आप हमेशा तैयार होते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब जब आप बोलने के लिए तैयार होते हैं, और जब आप लिखते हैं तो आप, जिसे कहते हैं लोहे की लकीर होती है जब आप लिखते हैं, सो यू आर द एग्जैक्ट पर्सन। ये कथन है फ्रांसिस बेकन, एक इंग्लिश राइटर का है। और इसलिए लिखना एक रिसर्चर का बहुत इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए। बेरी ने, यानी you know as a researcher you are the only person who know everything about it, but you do not know how to say it. और इसलिए राइटिंग improves the ability to express. आपको लिखने की आदत डालनी बहुत जरूरी है। So develop habit of writing regularly. Write at least 2 articles a year. Write a research proposal or project report. Learn editing skills एंड लर्न बिब्लियोग्राफी प्रिपरेशन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे रिसर्चर को सीखनी चाहिए। इफ द रीडर इज टू ग्रास्प व्हाट राइटर मीन्स, अगर किसी पाठक को कोई चीज ग्रास्प करनी है, राइटर क्या कहना चाहता है, तो राइटर को ये समझना पड़ेगा कि रीडर को क्या चाहिए। दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए वेरी क्लोज हार्मोनी between a writer and a reader. That means a writer must be able to communicate effectively in a very simple way so that the reader is able to understand that. तो इसलिए एक रीडर को आप वो वस्तु लिख करके दें जो आसानी से उसको समझ में आ जाए। ये ब्यूटी एक राइटर की होती है, और वो तभी आती है जब आप राइटिंग स्किल अच्छा सीख सकते हैं। स्पीच इज ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन व्हीकल। बोलना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और ये तभी संभव है जब आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, सिंपोजिया अटेंड करें, पोस्टर और ओरल प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करें, और अधिक से अधिक लेक्चर्स डिलीवर करने का प्रयास करें, सो दैट व्हाटएवर रिसर्च यू हैव डन यू आर एबल टू कम्युनिकेट टू अदर्स। इंटरेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी जब आप लोगों से मेलजोल करेंगे तभी आप जो है प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि नए आइडियाज आएंगे। सो ऑलवेज कीप इन टच विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, डिस्कस एकेडमिक मैटर्स फ्रीक्वेंटली, विजिट अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आप कई बार कूप मंडूक हो जाते हैं। आप जिस संस्था में काम करते हैं आपको लगता है यही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आप दूसरों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं, तो आपको पता लगता है वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन।
और सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है? ये तमाम चीजें तभी संभव है, और एक नए बेंचमार्क आप तभी बना सकते हैं जब आप लोगों के साथ मिलजुल करके नई चीजों को देख करके उसको आत्मसात करें। नॉलेज विदाउट स्किल इज बॉडी विदाउट बोन। आपको स्किल सीखना जरूरी है, और उसमें आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, मास्टर स्किल ऑफ ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने का बेसिक तरीका क्या है, ये सब चीजें आपको रिसर्चर के रूप में सीखने की जरूरत है। रिसर्च में एथिक्स की बहुत महत्ता है, स्पेशली प्लेजरिज्म के बारे में आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा, और आगे भी आपको हो सकता है किसी और लेक्चर में ये बात बताई जाए। मैं ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं कि प्लेजरिज्म को अवॉइड किया जाना चाहिए। प्लेजरिज्म भले ही इंटेंशनल हो या नहीं हो, हमेशा आपको सजा मिलेगी। या तो आप एकेडमिक अपना पोजीशन लूज कर सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग लूज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी साइट करने से बचे नहीं। किसी दूसरे का काम अगर आप यूज करते हैं तो उसको साइट करें, और कैसे साइट करें उसको सीखें, और प्लेजरिज्म किसको कहते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करें। आप अपना अच्छा नाम तभी रख सकते हैं जब आप करेक्ट राइटिंग प्रोसेस सीख जाएं, और दूसरों के काम को जब इस्तेमाल करें तो उसको साइटेशन करना ना भूलें। प्लेजरिज्म में क्या हो सकता है? कॉपिंग ए टेक्स्ट एज इज विदाउट कोटेशन मार्क एंड विद नो साइटेशन, ये प्लेजरिज्म है। रीऑर्डरिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सोर्स टेक्स्ट विदाउट साइटेशन इज प्लेजरिज्म। Copying pieces, sentences, key phrases of the source text without citation is plagiarism. Paraphrasing without citation is plagiarism. यानी रीअरेंज कर दिया आपने, ये भी आपका प्लेजरिज्म है। रिप्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कॉमन नॉलेज, यानी कॉमन नॉलेज की जानकारी के अलावा अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कहीं से उठा के करते हैं तो उसको आप साइट करेंगे, और अगर आप साइट नहीं करते हैं तो प्लेजरिज्म की श्रेणी में आएगा। So I would like to say, love research as a profession and feel proud of it. आपको रिसर्च को एज ए प्रोफेशन प्यार करना चाहिए, उसके ऊपर आपको घमंड होना चाहिए। बिकॉज इफ यू डू नॉट लव योर ओन म्यूजिक, हु एल्स विल डू इट? अगर आप अपने प्रोफेशन का को प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लास्ट में मैं आपको एक सेल्फ असेसमेंट चार्ट शो कर रहा हूं। इंडिकेटर्स ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल्स इन एकेडमिक। जो लोग रिसर्च और एकेडमिक्स में हैं वो अपने आप का असेसमेंट कर सकते हैं कि वो वास्तव में जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ या नहीं। उसमें मैंने यहाँ पर ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए, थिंकिंग को अलग करते हुए। इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी दी है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? रिसर्च आर्टिकल आप हर एक वीक में पढ़ना चाहिए। नई किताब कम से कम आपको 1 साल में पढ़नी चाहिए। विज्ञान में या अपने विषय में नया क्या हो रहा है हर महीने आपको जानना चाहिए। लिटरेचर सर्च आपको हर दिन करना चाहिए, और ये हैबिट बना लें कि आप रोज 1 पेज लिखेंगे, क्योंकि राइटिंग स्किल में आपको एक तो जरूरी है 1 पेज राइटिंग एवरी डे। रिसर्च पेपर आप हाफ ईयरली रखें। अगर आप अच्छे सकते हैं, और अगर वो नहीं लिखें तो आप एक रिव्यू और पॉपुलर आर्टिकल कम से कम 1 साल में 1 बार लिखें। स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए सेमिनार और लेक्चर कम से कम हर 6 महीने में 1 अटेंड करें। ओरल प्रेजेंटेशन साल में कम से कम 1 प्रेजेंट करें, और पोस्टर प्रेजेंटेशन कम से कम साल में 1 प्रेजेंट करें। इंटरेक्शन के लिए आप सिंपोजिया कॉन्फ्रेंस हर 6 महीने में अटेंड करने का प्रयास करें। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विजिट करने के लिए साल में 1 बार कोई अन्य संस्था को विजिट करें, और कुछ दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करना कम से कम हर 3 महीने में, अगर पॉसिबल हो तो आप ऐसा करें। तो एक अच्छे रिसर्चर और एक एकेडमिशियन के लिए
ये रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और इंटरेक्शन के ये परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं या इनको अचीव करने का प्रयास करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल रिसर्चर हो सकते हैं। So thank you so much for giving your valuable time to listen to me, and I am available to answer any question you may have in respect of what I have presented today. Thank you so much. थैंक यू प्रोफेसर सुनील दत्ता जी। आज की इस लाइव सेशन में सर ने जैसे बताया, रिसर्च से लेकर के आपका जो शुरुआत कैसे करनी है, और इन्होंने एक बड़ी जो मुझे लगी बात इनकी कि लिखने पे जोर दिया है कि आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस बात से मैं भी सर की बात से सहमत हूँ कि जो आप मेन हमारा उद्देश्य है अपने स्कॉलर्स के ज्ञान को बढ़ाना, और उसमें पार्ट जो है लिखना वो सबसे बड़ा पार्ट है। और सर ने बताया कि जो लोगों ने सोचा उसको रिसर्च में तब्दील करके प्रूव भी किया, और वो हम भी कर सकते हैं। आज इसी आशा में सर ने जो हमें बताया उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे साथी, हमारे साथ जुड़े सभी स्कॉलर जुड़े, उन्होंने अपने कमेंट्स फेसबुक पेज पर दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह कंटिन्यू आप 5 दिन की वर्कशॉप जो हमारी ऑनलाइन है उसमें जुड़े रहेंगे। डॉक्टर साहब फिर 11 तारीख को फिर हमारे साथ रूबरू होंगे। मैं सभी स्कॉलर्स को बता देना चाहता हूँ कि 11 को हमारा लास्ट डे है वर्कशॉप का। उस दिन भी प्रोफेसर साहब का वैल्यूएबल टाइम हमारे पास रहेगा। तो सभी हमारे जितने भी श्रोता हैं फेसबुक पर, मैं उनको बताना चाहूँगा कि श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के 2021-22 के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नीचे नंबर साइट पर चल रहे हैं, उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आपकी रिसर्च से संबंधित, सर ने बताया आप हमारे डायरेक्टर रिसर्च की मेल पर डाल सकते हैं, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। इसके अलावा कल फिर हम आपसे 12 बजे रूबरू होंगे हमारे एक और होनहार गेस्ट स्पीकर के साथ। और इसी आशा के साथ मैं सभी से इस ऑनलाइन सेशन में विदाई लेता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे स्कॉलर्स को टाइम दिया और आपने रिसर्च से संबंधित जो एक एक चीज को बड़ा क्लियरली आपने यहाँ डिफाइन किया है, और आपका जो अनुभव है वो इसी तरह हमें मिलता रहे। और कल फिर हम 12 बजे ऑनलाइन सभी फेसबुक यूनिवर्सिटी एसकेडी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव रहेंगे। सभी इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा हमारे विश्वविद्यालय के प्रबंधन, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, हमारे चेयरपर्सन श्रीमान दिनेश जुनेजा जी, वाइस चेयरपर्सन वरुण यादव जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर और सभी स्टाफ मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशाल दास यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र का बहुत ही उच्च श्रेणी का शिक्षण संस्थान है। इस यूनिवर्सिटी में हाईली एजुकेटेड शिक्षक पढ़ाते हैं। अगर आप अपने जीवन में उज्जवल भविष्य चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आपको खुशाल दास यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। खुशाल दास यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र का बहुत ही उच्च श्रेणी का शिक्षण संस्थान है। इस यूनिवर्सिटी में हाईली एजुकेटेड शिक्षक पढ़ाते हैं। अगर आप अपने जीवन में उज्जवल भविष्य चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं
तो मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आपको खुशहाल दास यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए।